तो ये जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि करंट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। मैंने छोटे छोटे पैरेलल सीरीज के लेके 2-3 एग्जांपल्स बताए थे। अभी मैं एक वैल्यू लेके एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि इसी लेक्चर के अंदर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। अध्यारोपण का जो प्रमेय है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो लेट्स टेक, ये कोई एग्जांपल है अपना। इसमें मान लो कि ये 15 वोल्टेज का बैटरी है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है, मान लो ये 5 ओम का है और ये 5 ओम का है। ये अगर मैं बात करूँ तो ये कितने का लूँ मैं, ये भी चलो 5 ओम का ले लिया, ये भी 5 ओम का ले लिया। मैं इस तरीके से भी ले सकते हो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बाकी अभी ये ऐसे मैंने सेट कर दिया, जो भी वैल्यू आएगा देखा जाएगा। अगर मुझे मान लो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट आएगा, ये करंट आएगा कुछ ना कुछ, फिर कुछ करंट इधर जाएगा, मान लो आई डैश चला गया, इधर कुछ बाकी बच गया जो करंट इधर जाएगा आई डबल डैश। आई डबल डैश का वैल्यू क्या आएगा, आई में से ये आई डैश माइनस कर देंगे, वो इधर आ जाएगा। ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक या तो किरचॉफ लॉ लगा लो। किरचॉफ लॉ के लिए क्या, इस लूप के अंदर केवीएल लगा दो, इस लूप के अंदर केवीएल लगा दो, 2 समीकरण मिलेंगे, 2 अननोन मिलेंगे, दोनों की करंट के वैल्यू निकल जाएंगे। एक तो बेसिक तरीका तो ये है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, इन दोनों, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो इन दोनों का क्या ले लो, इक्विवेलेंट ले लो। पहले तो इनका क्या, तुल्य प्रतिरोध ले लो। इनका जो तुल्य प्रतिरोध लो तो वो यहाँ पे लगा दो, और वो जो तुल्य प्रतिरोध है वो इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर उससे ये आई करंट निकाल दो। यहाँ पर जो आई करंट आएगा फिर उसको इसमें और इसमें क्या कर लो, ब्रेक कर लो, तोड़ दो। अरे ऐसा ही कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने। तो जैसे ये इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से इन दोनों को हटा के इसका तुल्य लगा दो। तो ये तो 5 हो गया, इधर ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था, ये 5 हो गया। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो 5 और 5 का इक्विवेलेंट, अरे पैरेलल में है ना, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 5 गुणा 5 अपॉन 5 प्लस 5, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है। तो ये क्या आएगा, ये 25/10 आ जाएगा, 5/2 आ गया, ये 2.5 आ गया। 2.5 ओम का रेसिस्टेंस लगा दो यहाँ पे, ये लो, ये 5/2 ओम ऐसा आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों को योग कर दो, दोनों का टोटल कर लो और फिर यहाँ पे करंट निकाल लो। या तो ऐसे कर लो, या यहीं पे अभी क्या कर दो, किरचॉफ लॉ लगा लो। आप किरचॉफ लॉ यहाँ पे लगा लो। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर से करंट जाएगा, आई करंट जा रहा है, इधर पॉजिटिव आएगा, अंदर जा रहा है करंट, इधर बाहर निकल रहा है, माइनस आ जाएगा, इधर अंदर जा रहा है पॉजिटिव आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखो इस पे क्या लगा लो, किरचॉफ लॉ लगाओ। इस पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, इस पर यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। यहाँ पर करंट इंटू रेसिस्टेंस वोल्टेज होगा, करंट आई, रेसिस्टेंस 5, फिर यहाँ पे आगे प्लस करंट कितना, आई पूरे में आई करंट है, आई इंटू रेसिस्टेंस कितना है 5/2, 2.5। फिर आगे इधर माइनस से एंटर कर रहा हूँ, माइनस कितना वोल्टेज 10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया, देखो 5 आए तो ये है, और ये 5/2 आई, 2.5 आई है, 7.5 आए हो गया, मतलब 15/2 आई। अरे 5 और ये 2.5 है ना, 2.5, तो 7.5 हो गया ये। तो ये कितना 7.5 हो गया, 7.5 को 15/2 लिखते हैं ऐसे, 15/2, ये इक्वल्स टू 10। तो आई कितना हो गया, ये 20/15 हो गया, मतलब 4/3। ये 4/3 क्या आ गया, ये 4/3 आ गया अपना, क्या करंट आ गया। कौन सा करंट आया, आई करंट आया। आई कौन सा, ये वाला करंट। ये करंट कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो ये 4/3 आ गया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा। तो ये तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, आई डैश और आई डबल डैश। कैसे, अगर मुझे आई डैश निकालना है, इसको ध्यान से देख लो, आई अगर डैश निकालना है, ये वाला करंट, तो पहले जो टोटल करंट आ रहा है उन दोनों में, ये जो टोटल करंट आ रहा है आई,
इसको डिवाइड कर दो इस R1 प्लस R2 से, ऐसे करते थे, R1 प्लस R2 मतलब 5 प्लस 5 से, तो 5 प्लस 5 से टोटल करंट को। अब आई डैश निकालना तो इसको, इसमें करंट निकालना तो इसके सामने वाले रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सामने कितना 5, आई बात समझ। तो ये हो गया आई डैश इक्वल्स टू, आई का वैल्यू कितना आया था 4/3, तो 4/3 रख दो, 4 बाई ये नीचे तो हो जाएगा 10, तो 3 इंटू 10 इंटू 5 ऊपर चल ही रहा है, ये कितना होगा 2/3। आई डैश मिल गया। इसी तरीके से आई डबल डैश में निकाल सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो, आई में से आई डैश निकाल दो तो वो आई डबल डैश बच जाएगा। तो या फिर आई डबल डैश वैसे भी निकाल सकते हो, आई डबल डैश क्या आएगा, आई डबल डैश के लिए आई को इन दोनों से डिवाइड कर दो, अरे आई करंट आ रहा था तो दोनों रेसिस्टेंस 5 प्लस 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 10 से। इसमें करंट निकालना तो इससे मल्टीप्लाई कर देते सामने वाले रेसिस्टेंस से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई 4/3 था, तो ये तो कितना हो गया 2, 3 इंटू 2, ये कितना आ गया 2/3। दोनों में करंट का वैल्यू क्या आया है, इक्वल आया है, 2/3 आया है। करंट का वैल्यू इक्वल आया, ये चीज मैं यहां से भी एक्सप्लेन कर सकता था। जैसे इधर जैसे यहां पर आए, दो रास्ते मिले, दोनों में प्रतिरोध बराबर लगा हुआ, दोनों में रेसिस्टेंस बराबर लगा हुआ, तो यहां से भी ये चीज क्लियर होती है कि अगर दोनों में रेसिस्टेंस ही अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में करंट बराबर बराबर जाएगा। अरे बराबर बराबर, अगर इक्वल प्रतिरोध लगा हुआ, इक्वल रेसिस्टेंस है, तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल जाएगा। क्लियर है। ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहे तो इसको डायरेक्ट भी किरचॉफ लॉ लगा सकता है। देखो मैंने पहले इसको थोड़ा इजी किया था, इनकी जगह आर इक्विवेलेंट लिया और फिर किरचॉफ लॉ लगाया, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट में किरचॉफ लॉ लगाना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। अगर कोई ऐसे करके नहीं लगाना चाहता, डायरेक्ट भी लगा सकता था। यहां से करंट, ये पॉजिटिव से इधर गया करंट, तो इधर पॉजिटिव ले लो, इधर नेगेटिव हो जाएगा, फिर इधर गया तो पॉजिटिव नेगेटिव, इधर गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक लूप ये ले लो, एक लूप ये ले लो, इस लूप में केवीएल लगा लो, इस लूप में केवीएल लगा लो, दोनों से दो इक्वेशन मिलेगी और अपने को करंट मिल जाएगा। उनको सॉल्व करेंगे तो वो भी एक तरीका है। ये भी एक, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लिया मैंने। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मैं एक बार सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुद का चलने लग जाए, कि आप अपने हिसाब से कर सको, कि जरूरी नहीं कि मैं बताऊं वैसे करो, आप एक्चुअल में चीजों को सीख जाओ। ठीक है। अब हम लोग अध्यारोपण का प्रमेय पढ़ते हैं। पहला प्रमेय है जो सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो क्या हुआ, अपने पास में केवीएल और केसीएल तो था, किरचॉफ के जो दोनों नियम थे वो थे, लेकिन उनसे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कई जगह पर जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब जटिल परिपथ आ जाता है, तो वहां पर ये किरचॉफ के नियम से सोल्व करते हैं तो काफी टाइम लगता है, या बहुत ही लंबा मैथमेटिक्स हो जाता है, लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो उस लॉन्ग कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे थ्योरम्स बनाए गए कि कहीं पर वो थ्योरम्स यूज कर ले तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। उनमें पहला थ्योरम जो बता रहा हूं, सबसे पहला जो प्रमेय है वो अध्यारोपण का प्रमेय है, सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का प्रमेय, अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सॉरी हाँ थ्योरम है ना ये, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो और उसके बाद में हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे और इसके सर्किट वगैरह सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, इसका कथन लिखो। जब किसी परिपथ में एक से अधिक ऊर्जा स्रोत लगे हो, जब किसी परिपथ में एक से अधिक ऊर्जा स्रोत लगे हो, तो किसी अवयव में धारा का मान, प्रत्येक ऊर्जा स्रोत
प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होने वाली धाराओं, प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होने वाली धारा के बीजगणितीय योग के तुल्य होती है, जबकि अन्य स्रोतों के आंतरिक प्रतिरोधों को जबकि अन्य स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखो। if in a circuit there are more than one energy source, there are present more than one energy source, then the total current in a particular element, will be equal to the sum of all the currents due to each and every energy source, while other energy sources are replaced by their internal impedances। अब देखो इसका क्या मतलब है, सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या मतलब है। सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या मीनिंग है, ये ऐसे बोल रहा है कि अगर मान लो कि एक सर्किट है और उसमें एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई है, कोई भी ऊर्जा स्रोत लगा हुआ, एक से ज़्यादा लगा हुआ है, दो लगी हुई है, दो से ज़्यादा, कितनी भी हो सकती है। तो अगर एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई हो और आपको कहीं पर किसी भी प्रतिरोध में या किसी भी अवयव, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आपको करंट चेक करना है, तो वो जो करंट आएगा, वो करंट हर एक अवयव की वजह से, हर एक जो बैटरी है उसकी वजह से जो करंट आएगा उनके योग के बराबर होगा। मतलब ऐसे कि जैसे मान लो एक ये बैटरी लगी हुई सर्किट के अंदर और पूरा सर्किट ऐसा है, एक ये बैटरी और लगा दी मैंने। ठीक है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है या ईएमएफ है, मान लो इसका E1 है, इसका E2 है। ठीक है, जनरली इनको जेड बोलते हैं, आर नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जेड बोल देते हैं, प्रतिबाधा बोल देते हैं, इम्पीडेंस बोल देते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस या प्रतिबाधा होता है वो जनरल होता है, एक सामान्यकरण कर देते हैं, उसका छोटा पार्ट होता है प्रतिरोध। ठीक है ना, तो हम लोग इसको जेड बोल देते हैं जनरली, क्या बोल देते हैं, जेड बोल देते हैं। जैसे इसको Z1 बोल दूं मैं, इसको Z2 बोल दूं, इसको Z3 बोल दूं। अब ये बोल रहा है कि अगर एक सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई है, जैसे ये इसमें दो बैटरी लगी हुई है, तो अगर मान लो किसी भी एलिमेंट में आपको करंट कैलकुलेट करना है, मान लो इस Z2 के अंदर आपको करंट कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पर करंट चाहिए, यहाँ पर जैसे यहाँ से करंट निकला, यहाँ पर मान लो मैं इसको करंट की डायरेक्शन बता देता हूँ। हमने जब बताया था कि एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई, तो किसी भी एक बैटरी के हिसाब से करंट की डायरेक्शन फिक्स कर लो। तो मैं ये ऐसा है, इधर मान लो करंट का वैल्यू जा रहा है I, और इधर चला गया I1 है, और इधर कितना है I2 है।
ऐसा है। तो ये बोल रहा है कि जैसे किसी भी एलिमेंट के अंदर जो करंट का वैल्यू होगा, जैसे इस Z2 के अंदर करंट का वैल्यू है ये I1, ये I1 इस बैटरी के कारण भी करंट है और इस बैटरी के कारण भी जो करंट है, उन दोनों का सम करने पर आता है। उन दोनों का जो योग करोगे ना, तो उनका जो परिणामी आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो है ये करंट है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा, और प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो इसको किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के जो लॉ है उससे सोल्व करके I1 का वैल्यू निकाल लो। फिर जो ये थ्योरम है कि इस बैटरी की वजह से करंट निकालो, फिर इस बैटरी की वजह से करंट निकालो, और दोनों की वजह से जो आ रहा है उसको जोड़ दो या सम कर दो, उसका बीजगणितीय योग कर लो, एलजेब्रिक सम कर लो, वो जो आएगा वो ऐसे जो करंट निकाल रहे हो केवीएल से उसके बराबर आना चाहिए। आई बात समझ। तो पहले तो वैसे करो, फिर इस तरीके से अप्लाई करते हैं। टाइम देख लेता हूं कितना है, अभी टाइम है। तो पहले तो मैं इसको किरचॉफ लॉ से सोल्व करता हूं, केवीएल लगाता हूं इसके अंदर, और तो प्रूफ, एग्जाम में प्रूफ पूछता भैया, स्टेटमेंट पूछेगा और फिर इसका प्रूफ पूछेगा। तो देखो हम आराम से धीरे धीरे इसका प्रूफ करेंगे। केवीएल लगा लो, केवीएल लगाना सिंपल है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर बार बता रहा हूं। इधर से करंट गया इधर, तो इधर आया पॉजिटिव, अंदर जा रहा है ना, इधर बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव। अब इधर इसके अंदर अंदर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव तो सबको पता ही है। ये इसमें इधर से जा रहा, इधर से एंटर करा पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, ऐसा है। अरे क्लियर है ना। ये I करंट है, ये I1 हो गया, ये I2 है। I2 क्या होगा, I आ रहा था इधर से, अरे इधर से I आ रहा था, I में से I1 चला गया तो I2 के बराबर है। तो मैं I2 की जगह ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, I माइनस I1, ऐसा ही तो है। तो I2 की जगह मैं I माइनस I1 भी लिख सकता हूँ। अब आप KVL लगा लो, किसमें, इस लूप में और लूप 2 में। इस लूप को तो मैं लूप 1 बोल देता हूँ, इस लूप को क्या बोल देता हूँ, लूप 2। तो लूप 1 में KVL लगा लो, लूप 2 में KVL लगा लो। तो सबसे पहले तो किरचॉफ के सिंपल लॉ से कैलकुलेट कर लो। तो देखो बाई KVL इन लूप 1, तो लूप 1 में देखो KVL लगाओ, मतलब लूप 1 में KVL लगाने पर इसमें KVL लगाओ, इसमें KVL लगाओगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज जोड़ो, वोल्टेज कितना है, I इंटू Z1, I इंटू Z1, और प्लस आएगा कि नेगेटिव, प्लस आएगा क्योंकि प्लस से एंटर कर रहा हूँ। फिर आगे गया, इधर आया, इधर I इंटू इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है यहाँ पे। तो I2 इंटू Z3 और I2 इंटू Z3, I2 कितना, I माइनस I1, तो ये है I माइनस I1 Z3। फिर इधर से घूम के इधर आया, माइनस से एंटर किया तो माइनस E1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा I Z1 प्लस I Z3 माइनस I1 Z3 इक्वल्स टू E1। ठीक है, इसको आगे सोल्व करो, I कॉमन ले लिया, Z1 प्लस Z3, ये I1 आ रहा है तो I1 Z3 इक्वल्स टू E1, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ये लूप 1 से एक इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है I और I1, दो चर राशियां I और I1। अब लूप 2 में लगाओ, इस लूप में अप्लाई करो। इस लूप में अप्लाई करूंगा तो यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आ जाऊंगा। इस लूप में चलना शुरू करूंगा, करंट क्या आएगा, I1 इंटू करंट I1, रेसिस्टेंस प्रतिबाधा है Z2, तो वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा, I1 इंटू Z2, तो वहां पर वोल्टेज कितना होगा, I1 इंटू Z2, I1 इंटू Z2, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूं। फिर आगे चला, यहां पर बैटरी आ गया E2 और पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूं तो प्लस E2 आ जाएगा, तो प्लस E2। ठीक है, आगे गया, इधर से एंटर किया तो माइनस से एंटर कर रहा हूं, माइनस से एंटर कर रहा हूं तो माइनस आएगा। और यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ का करंट इंटू प्रतिबाधा, करंट कितना है, I1 माइनस I माइनस I1, करंट है I माइनस I1 और Z3
इक्वल्स टू 0, ये आएगा। अब देखो इसको सोल्व करो, इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, आप एक काम करो, I1 वाले को एक जगह ले लो, I वाले को एक जगह ले लो। तो I का तो ये आएगा Z3 वाला माइनस I Z3, ये आएगा। I1 के दो टर्म आएंगे, एक तो ये टर्म आएगा I1 का एक टर्म तो आएगा जिसमें Z2 आएगा, और एक ये टर्म आएगा जिसमें प्लस माइनस प्लस Z3 आ जाएगा। और ये बैटरी E2 को इधर ले जाओ तो ये माइनस E2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया। ये दो समीकरण हैं और दो अननोन है, दो चर राशियां हैं और दो अपने को ज्ञात करना है, I और I1। इन दोनों का वैल्यू इसको सोल्व करके मैं निकाल सकता हूं। अरे दो समीकरण है, I1 का वैल्यू मान लो कैलकुलेट करना है तो I का वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो, दोनों समीकरण से निकाल सकता हूं। या फिर अपने पास में क्रेमर का जो विधि है उससे भी निकाल सकते हो, मैट्रिक्स बना के, तो उस रूल से भी निकाल सकते हो। किसी भी तरीके से दोनों से I1 निकाल लो या I1 निकाल लेते हैं। तो एक तो ऐसे I1 कैलकुलेट कर लूंगा, कैसे, सिंपल किरचॉफ लॉ लगाया अभी हमने। फिर दूसरा जो अध्यारोपण का जो तरीका है वो सुपरपोजिशन का, वो अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे, या तो इसका क्या मैट्रिक्स बना के सोल्व करके भी ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे I1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो। दो समीकरण है, दो चर राशियां, तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैं इसको मैट्रिक्स वाले इस मेथड से सोल्व कर लेता हूं, अभी टाइम है अपने पास में। तो मैट्रिक्स वाले मेथड से अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो I और I1 में, दोनों में है ये I और I1 में, तो इसमें देखो ये आएगा ऐसे। अगर हम लोग बात करें किस तरीके से, ये ऐसे आएगा। एक तो Z मैट्रिक्स बनेगा इसके अंदर, तो ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, तो एक तो Z मैट्रिक्स बनेगा। Z मैट्रिक्स देखो क्या बन रहा है इसके अंदर, Z मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट बना Z1 प्लस Z3, इधर एक एलिमेंट बना माइनस Z3। देखो ये Z के साथ में आएगा माइनस, I1 को पॉजिटिव रखना। इसमें बना माइनस Z3, इसका Z2 प्लस Z3। आई बात समझ। दूसरा ये किसमें, I और I1 में है ना, तो एक कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं I और I1। इधर बराबर में क्या, E1 माइनस E2, ये E1 है और ये माइनस E2 है। समझ में आ रहा है क्या। ये देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी, ये 2 क्रॉस 1 की बनी और ये 2 क्रॉस 1 की। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ पता है ना कि इसका जो कॉलम है इसका जो रो है वो बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। और बराबर होते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनता है उसका क्या आता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर जो आता है वो 2 क्रॉस 1 का आएगा। ये इधर वाला बाहर वाला और इधर वाला बाहर वाला, तो 2 क्रॉस 1 का लेके आना था। तो ऐसे आप क्रॉस चेक करके भी पता कर सकते हो कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको I1 पता करना हो या I2 पता करना हो, वो उस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे। ऐसे कर बताया था ना, एक तरीका बताया था मैंने आपको सोल्व करने का। तो जैसे अगर मान लो वहाँ पर जब सोल्व करते थे तो हम ऊपर वाले को I1 मानते थे, नीचे वाले को I2 मानते थे, ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पर अपने पास वेरिएबल अलग है, ये एक I है एक I1 है। तो अगर मान लो मुझे ये I1 ये वाला कैलकुलेट करना है, नीचे वाला सेकंड, मतलब उस एक को पुराने एग्जाम्पल के हिसाब से ये I2 हो गया। तो अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है यहाँ पर I1, तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता था, हम ऐसे लिखते थे क्या, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। ये एक तरीका लगाते थे ना ऐसा क्रेमर के नियम से। तो इसमें तो जैसे I1 ये इस तरीके से करते थे, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या I1 के लिए क्या होता, डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होता था, डेल्टा 1 का मतलब था कि जैसे पहले वाला करंट निकाल रहे हैं हम लोग, पहला करंट निकाल रहे हैं तो ये वोल्टेज वाला इसकी जगह रिप्लेस कर देते थे। और अगर दूसरा वाला करंट निकाल रहे हैं तो वोल्टेज को इसकी जगह रिप्लेस कर देते थे, वोल्टेज वाला कॉलम। तो मुझे देखो I1 चाहिए, सेकंड वाला करंट चाहिए, सेकंड वाला करंट चाहिए मतलब ये वोल्टेज वाला इस सेकंड वाले की जगह रिप्लेस कर दूंगा ऐसा। ये है Z1 प्लस Z3, ये माइनस Z3 और ये इसको रिप्लेस कर दूंगा E और ये माइनस E2।
मतलब ये कॉलम है वोल्टेज का कॉलम, ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स में हम लोग रिप्लेस कर देते थे। ये आ गया वो डेल्टा ऊपर वाला, और नीचे जो डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड क्या होता है, ये जो भी है इसका क्या होगा, इसका मोड आएगा डेल्टा जेड। आई बात समझ? तो इसका मोड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आएगा। आप देखो इसको सोल्व कर लो आगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस E2Z1 प्लस Z3 माइनस EZ3, और डेल्टा जेड से डिवाइड कर देंगे इससे डेल्टा जेड से, तो ये डेल्टा जेड से डिवाइड हो गया। ये करंट का वैल्यू आ गया I1। ये करंट आ गया कैसे, किरचॉफ के नियम के हिसाब से। मैंने सिंपल किरचॉफ का लॉ लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगाया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगाया मैंने, अभी सिंपली मैंने करंट का वैल्यू निकाला, ऐसे सिंपल तरीके से करंट का वैल्यू निकाला किरचॉफ का लॉ लगा के, ये सिंपल। अब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लगा के करूंगा, और करंट का वैल्यू अगर ये सेम आता है इसका मतलब प्रूव हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस बैटरी की एक बैटरी को हटा देंगे और एक बैटरी की वजह से करंट निकालेंगे, फिर दूसरी वाली को हटा देंगे, पहली वाली की वजह से करंट निकालेंगे, दोनों की वजह से जो करंट आएगा उसका योग कर देंगे, जो करंट आएगा वो टोटल इसके बराबर ही आना चाहिए, तब तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आधा प्रूफ तो कंप्लीट हो गया, आधा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, क्लियर।